एक बार मैं इनकाउंटर में था और dreaded he was a pathological case. He was not like an ordinary person. उसके पास AK-47 लेके घूमता था सब जगह। इनकाउंटर हुआ, उसमें हमारे दो यंग सब इंस्पेक्टर्स मारे। जब भी ज़रूरत पड़ी है तो मेरी कोशिश रहती थी कि यू लीड बाय फ्रंट, यू सेट एन एग्जाम्पल। किसी भी एक बहुत ही गुमनाम बेनाम आदमी की अगर मदद करके और एक्चुअली में उसकी परिवार की खुशियाँ आप वापस ले आते हैं, तो मेरे जैसा सेंसिटिव आदमी उसको बहुत अच्छा मानता है। मैं भारत सरकार में BSF के साथ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर भी था, और 2 साल में पूरे वेस्टर्न कमांड BSF में कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 2800 किलोमीटर उसके संपूर्ण प्रभार में मैं 2 साल था। आई बॉल टू आई बॉल पोजीशन में जो ड्यूटी करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना मुश्किल का काम है। स्ट्रेस एंड टेंशन। -30 डिग्री पर कश्मीर के ऊंचाइयों पर है। जैसलमेर और बाड़मेर में 52-55 डिग्री पे काम कर रहे हैं। जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर नमक की हवाएं चलती हैं, उनके बीच में आप चल नहीं पाते हैं, दलदल में आप ड्यूटी करते हैं। झारखंड के पूर्व DGP श्री कमल नयन चौबे न सिर्फ कई संवेदनशील जिलों में बतौर SP तैनात रहे हैं, बल्कि लंबे समय तक उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिव के तौर पर भी काम किया है। हमने उनसे उनके करियर के बारे में बात की, बल्कि उनके निजी जीवन के बारे में भी जाना। एक लंबे साक्षात्कार के अंत में हमने उनसे उनकी रुचियों के बारे में, उनके सामाजिक सरोकारों के बारे में और युवा अवसरों के लिए उनकी सीख पर भी बात की। इंडियन मास्टरमाइंड्स में आपका एक बार फिर स्वागत है कमल नयन जी। धन्यवाद सर। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता था कि आपने बताया आप प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से आप एक पुलिस ऑफिसर बने, तो दोनों में बहुत अलग था। आपकी रुचियाँ एज प्रोफेसर कुछ अलग रही होंगी, तो कैसे आप अपनी क्या रुचियाँ थीं और कैसे उसको आप परसू कर पाए या नहीं कर पाए जब तक आपका करियर पुलिस में था? ये सही बात है कि 2 पेशे बिल्कुल अलग हैं जी। एक पेशा है जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माण में आपकी एक भूमिका है, वो देश की सबसे बड़ी ताकत है जी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे। और यहाँ पर तो आप जानते हैं प्रशासन होता है, अलग है 24/7। तो मुझे कोई बहुत ईमानदारी से कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई। ये ज़रूर था कि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है। मैं बहुत मोटी-मोटी किताबें अगर न भी पढ़ पाऊँ, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक़ रहा है, चाहे वो स्रोत कुछ भी हो। और मैं आई एम नॉट प्रिजनर ऑफ एनी पर्टिकुलर आइडिया, यू नो, एक पर्टिकुलर ग्रुप, उससे मैं बंधा हुआ नहीं रहता हूँ। तो मुझे जहाँ से जो चीज़ पढ़ने को मिल जाती है, जो मेरे रूह को अपील करती है, मेरे दिमाग को अपील करती है, तो मैं पढ़ता हूँ। यू नीड अ डिसेंट लाइफ। आप इस दुनिया में आए हैं तो फैमिली है, उनकी ज़रूरतें हैं, आपकी अपनी ज़रूरतें, तो एक नौकरी होनी चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए। हमारे जैसे लोग ऐसे चाहेंगे जहाँ आप भलाई कर सकें लोगों की, आप उनके दुख सुख में शामिल हो सकें। लेकिन मैं इन सभी चीज़ के बीच में नौकरी को ज़िंदगी का एक ज़रिया मानता हूँ, ज़िंदगी नहीं मानता। Which means that life is little more than your service. And there are many things, big and small, which make your life a complete life. ज़िंदगी एक मुकम्मल तौर पर बनाने के लिए कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। मेरे लिए जो आपने सवाल पूछा, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है। मुझे साहित्य से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं, मुझे याद हो या ना हो, मैं उन्हें इमीडिएटली आप कहेंगे कि इसको सुनाएं तो मैं सुना पाऊँ या नहीं सुना पाऊँ, लेकिन मैं उनमें जाता हूँ। कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हों, कवि हों, शायर हों, साहित्यकार हों, मैं उनसे मिलना मुझे अच्छा लगता है, उनकी सोहबत मुझे अच्छी लगती है। और सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ से प्यार है वो है संगीत, म्यूज़िक। और मैं कोई उसमें विद्वान आदमी नहीं हूँ, मुझे
जो राग रागिनियाँ होती है उसकी जो गूढ़ता है उसकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सुनने में अच्छा लगता है, जिससे सुकून मिलता है मुझे, तो उसमें संगीत सबसे ज़्यादा है। और उसमें जिसको कहते हैं ना लाइट म्यूजिक शायद कहते हैं, जी जी, सरल सरल संगीत, सुगम बिल्कुल। संगीत, सरल जी जी, संगीत, वो तो उसमें गज़लें हैं, हिंदी फिल्मों के गीत हैं पहले के। आजकल तो मुझे बहुत सुनने का अवसर नहीं मिलता। आजकल जी। जो है, आजकल भी अच्छे ही होंगे, लेकिन बहुत सुनने का मौका नहीं मिलता। लेकिन 50, 60, 70, 80 के दशक के जो गाने थे, तो जब आप सेवा में थे, तब कितना लिख पढ़ पाते थे? कितना म्यूज़िक सुन पाते मैं थे? सुनता था। मैं आपको बहुत आश्चर्य लगेगा सुन के कि मैं, जैसे मुझे जगजीत सिंह पसंद है गज़लों में, जी, गुलाम अली साहब पसंद है, और लोग पसंद है, या हिंदी सिंग इसमें आए तो मदन मोहन, खयाम, ये लोग जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, एस.डी. बर्मन, रोशन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये लोग जो जिनके, मैं जब बहुत थक के आता था, मैं कई बार रेड में खुद भी जाता था, मैं थक के आता था तो मैं 3-3, 4-4 घंटे, उस समय तो ये सब मोबाइल और ये सब नहीं, तो टेप रिकॉर्डर होते थे जी, या उसका कोई सीडी, जी, जी। डीवीडी, तो मैं तो 3-3, 4-4 घंटे में सुनता था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरा रिलैक्सिंग। वेरी रिलैक्सिंग, अनवाइंडिंग जिसको कहते हैं, जी, जी, डी स्ट्रेसिंग, ये सब जो शब्द आजकल बहुत प्रचलित हैं आजकल के जनरेशन के बीच में, तो जी। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी, आपने पूछा कि अब नौकरी से आने के बाद, तो मैं पढ़ता लिखता भी हूँ, इन चीज़ों को सुनता हूँ, जहाँ-जहाँ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। लिखते भी हैं? लिखने का मुझे लगता है कि मेरी लेखनी में वो ताकत नहीं है, या मेरी सोच उतनी परिष्कृत नहीं है कि मैं लिखूं। लेकिन मुझसे लोग कहते हैं कि आपको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ आज तक। अच्छा, इसके अलावा स्पोर्ट्स और सिनेमा, ये 2 और ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आपको कहीं न कहीं रुचि होगी। मैं बहुत अच्छा तो नहीं खेलता था, लेकिन लगभग 3 स्पोर्ट्स में खेलता था। फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। तीनों बड़ी। क्रिकेट जो सबसे पॉपुलर खेल है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन इन दिस कंट्री, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे ये नहीं खेल पाया, मतलब वैसा राब्ता क्रिकेट से नहीं रहा। लेकिन तीनों खेल जो आप खेलते थे, बहुत ही परिश्रम वाले हैं। हाँ। क्रिकेट उतना परिश्रम वाला नहीं। हाँ, परिश्रम, लेकिन फिटनेस तो चाहिए। आज इन भारतीय क्रिकेट टीम को आप देख लें, विराट कोहली और ऐसे लोग हैं, कितने ज़बरदस्त फिजिकल फिटनेस है उनकी। जी, तो जी। मेहनत तो ये लोग करते ही हैं, और अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। एक-एक पोजीशन पे 3-3, 4-4 प्लेयर वेट कर रहे हैं, तो आपको फिटनेस तो रहना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये मुझे ज़रूर लगता है कि इतने बड़े देश में, 140 करोड़ का देश है, ओलंपिक में जो हम लोग का परफॉर्मेंस है, एशियन गेम्स में जो हमारा परफॉर्मेंस है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि क्रिकेट की जो खेल के लिए जो एक दीवानगी है, वो कम कि हो। क्रिकेट का जो एक ग्लैमर है, वो रहे। किसी भी चीज़ आगे बढ़ने के लिए बड़ी चीज़ को छोटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा इन खेल को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, और ये बिल्कुल मुमकिन है। जी, जी। बाय इंसेंटिवाइजिंग द प्लेयर्स, आप उनको कैसे-कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं, उनमें कैसे कवरेज कर सकते हैं, थोड़ा-सा एक एलिमेंट ऑफ ग्लैमर कैसे ला सकते हैं। राइट। तो 140 करोड़ में मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है स्पोर्ट्स में करने की। और जो लोग स्पोर्ट्स को जानते हैं, मुझे उनसे उम्मीद रहती है कि वो आगे बढ़ के सरकार को बताएं कि कैसे इसको आगे, और सरकार को उनकी बातों को सुन के आगे बढ़ाना चाहिए। सर, और सिनेमा? सिनेमा भी अब तो मैं बहुत कम, अब तो शायद ओटीटी के आने के बाद फिल्म जैसा मुझे लगता है मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, फिल्मों का मुझे शौक है, अच्छी फिल्मों का, और उसमें सभी तरह के फिल्में, रोमांटिक फिल्म्स हैं, क्राइम थ्रिलर्स हैं, सब तरह की फिल्में मैं शुरू में देखता था। सभी टीनेजर्स
और यंग लोग देखते हैं तो मुझे भी बहुत कोई शौक आपका फेवरेट डायरेक्टर? है। ऋषिकेश मुखर्जी। Perfect. और फेवरेट एक्टर में कमर्शियल सिनेमा में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, उससे पहले की भी दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, वो जो एक पीढ़ी थी, जो जी। हमारे पहले की पीढ़ी थी, लेकिन उनकी फिल्में देखने का तो ये है। और जो जिसको आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, वो सब बहुत अच्छा है। सर, आपका इतना लंबा करियर रहा है जिसको क्लियरली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक, आप स्टेट में आपने जिलों में काम किया है, पुलिस में अलग अलग पदों पे काम किया, और दूसरा आप सेंटर में मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर्स के साथ आप बड़े लंबे समय तक रहे, प्रशासन का हिस्सा रहे। तो दोनों में कितना डाइकोटोमी आपको मिली? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ प्रोसेस ड्रिवन गवर्नमेंट। जी। यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मजबूत हैं और यहाँ के प्रोसेसेस लगभग सैक्रोसैंट है। इसलिए ये पॉलिसी डिसीजंस एक बार हो जाए, और पॉलिसी डिसीजंस जो टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और सीनियर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, मांगा जाता है कि पॉलिसी हम ला रहे हैं, सभी लोग इसके स्टेक होल्डर अपने विचार दें, उनको समावेशित करते हुए पॉलिसीज बनती हैं। तो एक निरंतरता भी है, देयर इज कॉन्टिन्यूटी, देयर इज नो शार्प ब्रेक, कॉन्टिन्यूटी है, जैसा होना भी चाहिए सरकारों में। और फिर प्रायोरिटीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बदलती हैं, लेकिन जो अफसरों की दुनिया, जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ स्टेबिलिटी भी है, वहाँ एक रोबस्ट सिस्टम है। स्टेट्स में ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेट्स में। जी जी। हाँ, ऊपर नीचे होता है। और सर, जो यंग ऑफिसर्स हैं, सिंस यू हैव बीन एन आइकॉन, तो मैं चाहूँगा कि यंग ऑफिसर्स को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट लाइन शुड दे परस्यू, व्हाट आर द एथिक्स, मॉरल्स, कैसे वर्क कैसे करना चाहिए उनको? जब आप चुन के आते हैं तो आपको नौकरी में आने से पहले के जो संघर्ष के दिन थे, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। शायद ही कोई होगा जो करोड़पति और अरबपति का बेटा होगा जो सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और आ गया। अधिकतर लोग लोअर वर्ग, जो कहते हैं नॉट कास्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेटा, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इस टाइप के लोग आते हैं। और सबों की जिंदगी, और किसी की जिंदगी ऐसी नहीं है जिन्हें बुनियादी चीजें मिल पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। ट्रू। दरवाजों पे जाना पड़ता है, दस्तक देनी पड़ती है, दरवाजे खुलते नहीं है, और खुलते हैं तो कई बार आपको न्याय नहीं मिलता है, और ये संघर्ष के दिन है। आप जब आते हैं उस कुर्सी पर बैठ के, आपको उनके दिनों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आदमी आपके पास आता है परेशानी लेके, अगर उस परेशानी से आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते कि आप उस दौर से गुजरे हैं, आपने वो सफर तय किया है जिसके चलते ये जिस रास्ते पर ये आया है, तो बस एक यही, और ये तब होता है जब आपके रूह में नमी रह जाए, जमीन में नमी रह जाए। क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात। मतलब बंजर जमीन पर आप चाहे कोई भी बीज हो, कोई भी खाद पानी आप डालें, कोई आबो हवा हो, कोई लहलहाती फसल, कोई हरा भरा दरख्त नहीं निकल सकता। तो रूह की नमी रखनी चाहिए, और संवेदनशीलता एक ऐसी चीज है शरद जी जो आप बाजार से नहीं खरीद सकते। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं डीजीपी हूँ, मुझे सुसज्जित करना है, आधुनिक फोर्स को करना है, तो मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो वायरलेस और सैटेलाइट फोन्स और ये सब आप खरीद के ला सकते हैं, ड्रोन्स आप खरीद के ला सकते हैं, थाने भवन अच्छे बनवा सकते हैं पैसे खर्च करके, सुख सुविधाएं, फिजिकल सुख सुविधाएं, जिससे आपके जवान अच्छे तरीके से रहें। जिस दौर से हमारे जवान गुजरते हैं,
बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी के दौर से। आपको आइडिया नहीं है कि एक जवान हवलदार कितनी परेशानी में रह के ड्यूटी करता है, उस पर कभी बाद में चर्चा होनी चाहिए। जी जी। तो ये आप बाजार से खरीद सकते हैं। संवेदनशीलता जो है, एक मानवीय मूल्य जो आपके हैं, वो आप खरीद नहीं सकते। एक लास्ट में एक दो चीजें बचती हैं कि सर इतने लंबे करियर में आपको कभी लगा कि आप इतने क्राइम प्रोन एरियाज में, नक्सल प्रोन एरियाज में आप रहे, और कभी एक्शन के दौरान आपको लगा हो कि आपकी अपनी जान भी कभी खतरे में आई? होता था। एक बार मैं एनकाउंटर में था और dreaded, he was a pathological case, he was not like an ordinary this thing. उसके पास AK-47 लेके घूमता था सब जगह। एनकाउंटर हुआ, उसमें हमारे दो यंग सब इंस्पेक्टर्स मारे गए, जो अभी तुरंत नौकरी से आए थे बेचारे। उस एनकाउंटर में उसने फायर किया था, 2 बार फायर किया, दोनों बार फायर में बच गया। तो ये होता है जब आप फोर्स को लीड कर रहे हैं और सामने से आप लीड कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने ऑफिस में बैठ के फोन करके पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या हुआ नहीं हुआ। एसपी और एक कांस्टेबल में पदों के फासले हो सकते हैं, सीढ़ियां हो सकती हैं, लेकिन जितना मैं अपने परिवार के लिए प्रिय हूं, उतना कांस्टेबल भी अपने परिवार के लिए प्रिय है। जितना मैं अपने परिवार के लिए स्तंभ हूं, उतना मेरा कांस्टेबल भी अपने परिवार के लिए स्तंभ है। तो मुश्किल की घड़ी में अगर सामने आप खड़े होकर लीड करते हैं, तो वो एक नेतृत्व है, और उस नेतृत्व के पलों में जो जान का खतरा उसको है, वो आपको भी है। गोली लेकिन कभी फर्क नहीं करती कांस्टेबल और कभी नहीं करती, एसपी में कभी फर्क नहीं करती। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं हमेशा ऐसा करता था, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है तो मेरी कोशिश रहती थी कि यू लीड बाय फ्रंट, यू सेट एन एग्जाम्पल। अब पढ़े लिखे लड़के कांस्टेबल में आते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा जो लीडर है वो हमारे साथ खड़ा है, और साथ खड़ा मुहावरे के तौर पर नहीं, नॉट प्रोवर्बियली, बट इन रियल टर्म्स। सर, आपके लिए पूरे करियर में व्हाट वाज मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट? बहुत रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप किसी भी एक बहुत ही गुमनाम बेनाम आदमी की अगर मदद करके और एक्चुअली में उसकी परिवार की खुशियां आप वापस ले आते हैं, तो मेरे जैसा सेंसिटिव आदमी उसको बहुत अच्छा मानता है। और सब सरकार में आप मंत्रियों के साथ हैं और मंत्रालय में अभूतपूर्व काम होता है, तब बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी नौकरी में अपने होम काडर में सर्वोच्च पद पे पहुंचते हैं, और हर एक संवर्ग को ये लगता है, चाहे वो आपके आईपीएस ऑफिसर हों, डीवाईएसपी काडर हों, नीचे के लोग हों, और आम जनता जिसके सेवा के लिए आप आए हैं, जिनके बीच में आपने 35 साल गुजारा, उनको अगर लगता है कि मेरे आने से उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है, मैं उनके साथ सेवा भाव से लग सकता हूं, तो जो उनके चेहरे पे खुशी देखता हूं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इनके बीच मैं भारत सरकार में बीएसएफ के साथ था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर भी था, और 2 साल में पूरे वेस्टर्न कमांड बीएसएफ में कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 2800 किलोमीटर, उसके संपूर्ण प्रभार में मैं 2 साल था। व्हाट अ ब्रिलियंट फोर्स इज बीएसएफ। मतलब यूं तो आप भी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बट एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, वेरी डिसिप्लिन एंड वेरी डेडिकेटेड। उनके जो आईबॉल टू आईबॉल पोजीशन में जो ड्यूटी करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना मुश्किल का काम है। स्ट्रेस एंड टेंशन। -30 डिग्री पर कश्मीर के ऊंचाइयों पर हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में 52-55 डिग्री पे काम कर रहे हैं। जो रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर नमक की हवाएं चलती हैं, उनके बीच में आप चल नहीं पाते हैं, दलदल में आप ड्यूटी करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग। तो मैं अगर मैं कहूँ कि ये एक अच्छा था कि मैं, तो गलत होगा भारत सरकार में जहाँ था मैं अच्छा था, या स्टेट में अच्छा था, या ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि हर दौर में मैं बहुत अच्छी यादों के साथ लौटा हूँ। लेकिन कोई ऐसा एक पल हो जो आपको लगता हो कि आप भुलाना चाहें? भुलाना चाहें? जी बिल्कुल नहीं। और उसमें वो नहीं है कि आपकी कुर्सी चली गई
या आप चले गए। नहीं नहीं, वो नहीं। बहुत लोग को सो लगता है कि अरे मुझे क्यों हटा दिया ये। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। जो आएगा वो भी एक आईपीएस अफसर ही होगा। मैं ये क्यों मानूं कि मैं ही सिर्फ चला सकता हूँ, वो भी अच्छा होगा, वो भी चलाएगा। और ये सरकार का निर्णय है। सरकार जिसको जिस तरह से चाहती है वैसे रखती है, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और न मुझे किसी कलीग से गिला शिकवा है। उन्होंने मुझे जितना प्यार सम्मान का मैं हकदार था उससे ज़्यादा दिया है। पब्लिक का तो खैर छोड़ ही दीजिए। पब्लिक ने तो इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं कई जन्मों तक वो, और मैं विनम्रता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कई जन्मों में मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता। इतना प्यार दिया है लोगों ने मुझे। सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मुझे मुझे बहुत लगता अच्छा है लगा, कि आपने मौका दिया दिल की बातें कहने के लिए। जी जी मुझे नहीं मालूम कि ये बातें आपको कितनी सही कितनी गलत लगेंगी, जी, लेकिन मैं कोई पढ़ी हुई बात, जो ज़िंदगी मैंने देखी है, जो ज़िंदगी मैंने जिया है, उसी को मैंने कहा है। बहुत ही आनंद आया। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक देखते रहें इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू।